से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए इतिहास का पाठ 1 लेकर आए हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ईंट मनके और अस्थियों से पार्ट 1 का पार्ट 2 है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जीएस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना। और एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तो आप कापी और पेन साथ लेकर बैठे, हम एक एक पाठ आपका पूरा क्लियर कराते चलेंगे। और आगे चलने के बाद हम वीडियो बनाएंगे जिसको विस्तृत रूप से आपको व्याख्या करके पढ़ाया जाएगा। तो हमारे चैनल जीएसएसडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम अगले पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सिल्क उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? चन्हुद्रो, कोडदीजी, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चन्हुद्रो, जो शिल्प उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। शिल्प में मनके बनाना और शंखों की कटाई करना, धातुकर्म, मोहर निर्माण व बाट बनाना आदि शामिल था। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो बाट का निर्माण होता वह चट पत्थर से होता था। शिल्प में मनके मिस माला होता है दोस्तों, माला बनाने का कार्य मनका मिस होता है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस देवी देवता की पूजा करते थे? हड़प्पावासी किस देवी देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन मातृ देवी, आदि शिवलिंग, प्रकृति या उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हड़प्पावासी मातृ देवी, आदि शिवलिंग और प्रकृति की पूजा करते थे। और यह सब जानकारी हमें पुरातत्वों, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों तथा पत्थर निर्मित लिंग पर चित्रित चिन्हों से परिलक्षित होता है। हड़प्पावासी इन सब की पूजा करते थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की गलियां किस पद्धति द्वारा निर्मित की गई थी? ऑप्शन है ग्रिड पद्धति, क्लासिक पद्धति, ये भी दोनों एवं इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ग्रिड पद्धति। जो हड़प्पा सभ्यता की गलियां थी वे समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, इसी को दोस्तों कहते हैं ग्रिड पद्धति। यही है ग्रिड पद्धति। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है वनमाली, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लोथल। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में है, जो भोगवा नदी के किनारे है। युगल समाधान का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों के शव साथ में मिले। तो ऐसा कहाँ किस स्थल से मिला है साक्ष्य? लोथल से मिला है, जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों के शव साथ में मिले हैं, इसी को युगल समाधान कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की लिपि, एक मिनट दोस्तों, हमारा 5वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन जानकारी आपको दी जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की? प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल? दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वह आद्य ऐतिहासिक काल था है। आद्य ऐतिहासिक काल में होता है जिसका लिखित विवरण प्राप्त हो पर उसे पढ़ा ना जा सके। मतलब सिंधु सभ्यता में जो भी लेख मिले हैं, हमें तो मिले हैं, लिखा गया है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में लगते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हो, हम उसे आसानी से पढ़ सके, वह ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावात्मक, चित्रात्मक, द्रविड़ एवं फारसी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, जिसमें स्वर और व्यंजन का प्रयोग नहीं बल्कि चिन्हों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में स्वर और व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि चिन्हों का प्रयोग किया गया था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन देशों तक था? अफगानिस्तान, भारत,
पाकिस्तान, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था अफगानिस्तान से लेके भारत, भारत से लेके पाकिस्तान और तक फैला था। जैसे अगर हम बात करें अफगानिस्तान में, आपने सुरतगोई का नाम पढ़ा होगा, जहाँ से नहरों के साक्ष्य हमें मिले हैं, मैंने पहले पार्ट 1 में बताए थे आपको। भारत से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, और पाकिस्तान से भी, जो सिंधु नदी के किनारे हैं, जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, ये सब पाकिस्तान के ही स्थल हैं। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान तक विस्तृत था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, पशुपालन या शिल्प? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, पशुपालन व शिल्प। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कृषि। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्खनन के दौरान हड़प्पाई स्थलों से कृषि कार्य के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, जौ, तिल प्रमुख थे, और लोथल यानी गुजरात से चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर देखें। यह प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? ऑप्शन है चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार जो था वह त्रिभुजाकार था। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सिंधु सभ्यता का सबसे जो उत्तरी स्थल है वह है मांडा, और जो सबसे पूर्वी स्थल है वह आलमगीरपुर, और सबसे दक्षिणी स्थल है दायमाबाद, और सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकुर्दा। तो इस प्रकार ऐसे देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार का था। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के पतन के सर्वाधिक मान्य कारण क्या थे? सिंधु सभ्यता के पतन के सर्वाधिक मान्य कारण क्या थे? ऑप्शन है बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, या नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण, विदेशी व आर्य आक्रमण के कारण, या जलवायु परिवर्तन के कारण। वैसे दोस्तों इसका सर्वाधिक मान्य कारण, जैसे विदेशी व आर्य आक्रमण को माना जाता है, जिसको व्हीलर एवं चार्ल्स चाइल्ड ने कहा था। व्हीलर और चार्ल्स चाइल्ड ने कहा था कि विदेशी व आर्यों के आक्रमण के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। जबकि बात करें बाढ़ के कारण, कई ऐसे ऐतिहासकार हैं जो बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ, या कुछ कहते हैं नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ, या जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा मत या सबसे ज़्यादा मान्य यही है व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड द्वारा कि सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ वह विदेशी व आर्य आक्रमण के कारण हुआ। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल GSSD सेंटर को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस किस विषय को पढ़ना है। तो नमस्कार।